अब मेरा बेशतर वक्त अपने होटल में ही गुजरता। कर्नल आनंद को बताए हुए दूसरे पाकिस्तानी ग्रुप्स की तलाश में दूसरे रोज ही मैंने 2-3 घंटे बिला मकसद खटमंडू की सड़कों पर गाड़ी घुमानी शुरू कर दी। 2-3 बार पाकिस्तानी सिफारत खाने भी गया। पहले रोज ही मैंने देखा कि एक गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। उसी शाम जब कर्नल आनंद का फोन आया तो मैंने छूटते ही ये कहा कि अगर इस तरह तुमने आइंदा मेरी नकलो हरकत की निगरानी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी मुश्किल हल करने की कोशिश खत्म कर दूंगा। मैं इसे हरगिज पसंद नहीं करता कि कोई साए की तरह मुझसे चिमटा रहे। अगर आइंदा किसी ने मेरा पीछा किया तो ना तो वो गाड़ी सलामत रहेगी और ना ही पीछा करने वाले। कर्नल आनंद फंसा हुआ था। उसने खामोशी से मेरी बात सुनी और कहा, इट विल नॉट बी रिपीटेड अगेन। उसके बाद फिर किसी गाड़ी ने मेरा पीछा न किया। मेरी ब्रेन वॉशिंग करने वाले अब खुद क्लीन वॉश हो रहे थे। इसी तरह 4-5 रोज गुजर गए। कर्नल आनंद बाकायदगी से हर शाम मुझे फोन करता और मुझसे प्रोग्रेस रिपोर्ट लेता। इसी दौरान मैंने महाजरों की एक फ्लाइट भी भुगताई। कर्नल आनंद का पैमाना सब्र लबरेज हो रहा था। इधर मैं भी इस नाटक को ज्यादा देर जारी नहीं रख सकता था। मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने मोहसिन को कहा कि किसी लड़के के जरिए बांग्लादेशी सिफारत खाने से एक आध बंगाली अखबार मंगवा ले। ये काम बड़ी आसानी से हो गया। ढाके से छपने वाला ये अखबार हमारी वारदात से कई रोज पहले का था। मैं 2 चीनी दोस्तों के साथ वहां गया जहां लाशें जलाई गई थीं। कपड़ों और गोश्त का तो नामो निशान तक न था। बिखरी हुई कुछ इंसानी हड्डियां जरूर पड़ी थीं। मैंने अखबार तोड़ मरोड़ कर हड्डियों से कदरे फासले पर एक झाड़ी में ऐसे फंसाया कि जहां आने वाले की नजर उस पर पड़ जाए। अगली सुबह मैंने कर्नल आनंद को फोन किया और कहा कि मुझसे फौरी आकर मिले। आधे घंटे में कर्नल आनंद आ गया। मैंने उसे कहा कि अभी तक मुझे उसके मामले में कोई कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन मेरे इन्फॉर्मर्स ने मुझे बताया है कि चीन जाने वाली मेन रोड पर तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर एक खाई में इंसानी हड्डियां और 3 खोपड़ियां पड़ी हैं। उन्होंने बांग्लादेशी सिफारत खाने की एक गाड़ी को भी उस तरफ कई बार जाते हुए देखा है। मुझे कुछ शक सा हुआ और तुम्हें बता दिया। आगे तुम जानो। आनंद ने मुझसे उस जगह की सही लोकेशन पूछी तो मैंने कहा कि ये तो मैं नहीं जानता। मुझे सिर्फ यही मालूम है कि उस सड़क पर 50 किलोमीटर के संगे मील से जरा आगे बाएं जानिब वाली गहराई में हड्डियां वगैरह पड़ी हुई हैं। उसके साथ ही मैंने कहा कि उड़ती हुई खबर ये भी सुनी है कि 3-4 रोज कबल जबीन और उसकी वालिदा गोरखपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन में देखी गई हैं। इस खबर का सोर्स भी मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि वो भी हमारा इन्फॉर्मर है। अगले रोज शाम को कर्नल आनंद मेरे होटल में आया। उसने बताया कि हड्डियां और खोपड़ियां मिल गई थीं, जिन्हें वो अपने हमरा सिफारत खाने ले गया। मर्दाना जूते का एक पैर भी मिला है और एक बांग्लादेशी अखबार भी जो झाड़ियों में फंसा हुआ था। हमने हड्डियां वगैरह दिल्ली भेज दी हैं ताकि दांतों के लेबोरेटरी टेस्ट से हम कुछ तो आगे बढ़ सके। कर्नल आनंद ने इस मुलाकात में मुझे कई बार कहा कि मैं पाकिस्तानी ग्रुप से पता चलाऊं कि ये तीनों उनकी हिरासत में तो नहीं। नामालूम कर्नल आनंद को उनके जिंदा होने का इतना यकीन क्यों था? इसकी वजह मुझे यही महसूस हुई कि वो सोचता होगा कि DMI के इतने तरबियत याफ्ता और काबिल फख्र 3 जासूस एक ही दिन में कैसे हलाक हो सकते हैं। वक्ती तौर पर तो कर्नल आनंद से मेरा पीछा छूट गया था। मुझ पर मुर्तकिज उसकी सोच को मैंने कई हिस्सों में मुंतशिर तो कर दिया था, लेकिन ये सब कुछ आर्जी था और बहुत जल्द उसे सही वाक़े का इल्म हो जाना था, जिसके बाद वो भरपूर तैयारी के साथ मुझ पर हमलावर होता और अपनी नाकामी और खिजालत का बदला लेने की कोशिश करता। मैं अगर अकेला होता तो सिर्फ अपने चीनी दोस्तों के साथ उसका मुकाबला करने का सोचता, लेकिन मरियम और उसके वालिदैन की वजह से मैंने अपने मदाफियती हिसार को मजबूत करने का फैसला किया। अगले रोज मैंने उनके कमरों की बैरूनी खिड़कियों में ग्रिल और मजबूत जाली लगवा ली और 8 साबिक फौजी गुरखे बतौर चौकीदार भर्ती किए, जो 2 ग्रुपों में 12-12 घंटे की ड्यूटी देते। 2 गुरखे होटल के बाहर हमारे कमरों की खिड़कियों के करीब किसी को फटकने न देते और 2 हमारे फ्लोर पर किसी अजनबी को हमारे कमरों के करीब जाने से रोकते। होटल इंतजामिया ने मेरे इन इंतजामात पर थोड़ा बहुत एहतजाज भी किया, लेकिन मैंने कुछ दलाइल और कुछ पैसे देकर उनका मुंह बंद कर दिया। मरियम जब रेस्टोरेंट जाती तो 2 चीनी दोस्तों के अलावा मैं खुद भी उसके साथ जाता। मैंने अपने साथ एक की बजाय अब 2 पिस्टल, भरे हुए फालतू मैगजीन, गैस सिलेंडर और जहरीली सुइयों का डिब्बा रखना शुरू कर दिया। हमने होटल से बाहर जाना भी बहुत कम कर दिया था। एक और तब्दीली ये कि पाकिस्तान जाने वाले महाजरों को रवानगी के वक्त एयरपोर्ट पर अलविदा कहने और रुपए देने की बजाय उनकी रवानगी से 1 रोज पहले शाम को अपने होटल में बुलवा कर ही रुपए देने शुरू कर दिए। वो इस तरह कि अगले रोज जाने वाले सारे महाजिर बाद दोपहर होटल के लॉन में इकट्ठे हो जाते। मोहसिन उनके 1 वे पासपोर्ट और जहाज के टिकट लेकर मेरे कमरे में आ जाता। उन्हें चेक करके मैं रुपयों के लिफाफे मोहसिन को देता, जिन्हें वो महाजिरों में बांट देता। मेरा मकसद जाती तशहीर या महाजिरों से शुक्रिया के अल्फाज सुनने की ख्वाहिश तो थी नहीं। मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि हकदारों को उनका हक मिल जाए। एक रोज मैं शेर पंजाब होटल गया। हालात की संगीनी के पेश नजर मेरा वहाँ जाना बहुत कम हो गया था। हरनाम सिंह ने मेरी
मेरी इस बेमुरव्वती का जब बहुत शिकवा किया तो मैंने उसे बताया कि भारतीय सिफारत खाना मेरी जान लेने के दर पे है। मैं मौत से तो नहीं डरता, लेकिन हालात कुछ ऐसा रुख इख्तियार कर चुके हैं कि मरियम और उसके वालिदैन की हिफाजत के लिए मेरा जिंदा रहना जरूरी है। हरनाम सिंह कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, बादशाह हो फिक्र क्यों कर दे हो, मैं 4 गुरखियां नू जानना, बड़े बहादुर ते जान तल्ली तिलाए के तुहाडी हिफाजत करनगे। मेरे 2 पतरीए भी अजकल ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਬਰਛੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 12-12 घंटे वारी नाल ਤੁਹਾਡੀ सेवा करेंगे। मैंने हरनाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैंने पहले ही अपनी हिफाजत का खासा इंतजाम कर लिया है और अब इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन सरदार जी जिस बात पर अड़ गए। बावजूद मेरे कई बार मना करने के अगली सुबह सरदार जी के भेजे हुए 2 गुरखे और एक जवान भतीजा मेरी हिफाजत के लिए लॉबी में बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे पास अब 3 चीनी दोस्तों के अलावा 14 अफराद हमारी हिफाजत के लिए मौजूद थे। मैंने इन नए 6 अफराद को इस तरह डिप्लॉय किया कि होटल की 4 दीवारी से लेकर हमारे कमरों तक पहुंचने के लिए दुश्मन को 3 हिसार तोड़ने पड़ते। मैंने उन सब के लिए विसलें खरीदी ताकि अगर कोई नाखुशगवार सूरत पैदा हो जाए तो विसल बजाकर हमें और दूसरे मुहाफिजों को चौकन्ना किया जा सके। मैं अपने इन इंतजामात से मुतमईन था। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है और जो वक्त मुकर्रर है उसे कोई टाल नहीं सकता। इस अटल हकीकत के बावजूद अपनी हिफाजत करने का हुक्म भी अल्लाह ने दिया है, वरना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों की फरावानी को देखते हुए जंगे खंदक में खंदकें ना खुदवाते। कर्नल आनंद के फोन आने यकलख्त बंद हो गए थे। मैंने कई बार उसे फोन किया तो यही जवाब मिला कि सीट पर मौजूद नहीं। यह अचानक खामोशी और लाताल्लुकी किसी बड़े तूफान की आमद का पता दे रही थी। भारत में हिंदुओं के साथ रहते हुए मैं उनकी आदात व खसाइल से भी अच्छा खासा वाकिफ हो चुका था। वो फितरतन और मजहबन आमने सामने लड़ने से हमेशा कतराता और पुश्त पर वार करने का धनी है। हमने अपना सारा असलहा चेक किया। बारूदी असलहे की हमारे पास कुल मिलाकर 200 से कम गोलियां थीं। गैस सिलेंडर और जहरीली सुइयां भी 70-80 अफराद के लिए काफी थीं, लेकिन उनका कारामद इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त हो सकता था जब दुश्मन सिर्फ चंद फुट के फासले पर हो। राइफल, स्टेन गन या बंदूक हमारे पास एक भी नहीं थी जिससे दुश्मन को फासले पर रोका या मारा जा सके। मेरे पास जो भी अफरादी कुव्वत और असलहा था, अपनी दानिस्त में उनसे बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए मैंने डिप्लॉयमेंट की थी और उससे खासा मुतमईन भी था। एक रोज तकरीबन 10 बजे मरियम अपने रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार होकर मेरे कमरे में आ गई। मैं कपड़े तब्दील कर रहा था। वो खिड़की में जाकर खड़ी हो गई। वहीं से उसने मुझे बताया कि एक छोटी टूरिस्ट बस होटल में आई है और कई टूरिस्ट बस से उतर रहे हैं। मैं भी खिड़की के पास आ गया। टूरिस्ट अभी बस से उतर रहे थे और अपना सामान ले रहे थे। अपने कद और शक्ल सूरत से ये सब इंडियन लगते थे। मुख्तलिफ सिविलियन लिबास पहने इन टूरिस्टों में एक कदर मुश्तरक थी। उन सब के बाल फौजी कट थे। हालांकि उन दिनों फिल्मी कट और लंबे बाल रखने का आम रिवाज था। मैं उन्हें बस से उतरते देख रहा था। यकलख्त मुझे खतरा महसूस हुआ और मैं कमरे से निकलकर कई सीढ़ियां फलांगता हुआ रिसेप्शन पर जा पहुंचा। शिफ्ट मैनेजर वहीं था। मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर उसे कहा कि फर्स्ट फ्लोर के जितने भी खाली कमरे हैं उन्हें फौरी तौर पर अभी मेरे नाम पर बुक कर दे। मैनेजर मेरे इस मुतालबे पर हैरान था और कुछ पूछना चाहता ही था कि मैंने कहा, डू इट राइट नाउ। मैं होटल का मुस्तकिल गाहक था और मैनेजर मेरी अच्छी या बुरी शोहरत से भी वाकिफ था। उसने फौरी तौर पर ग्राहकों के कवायफ लिखने वाले 10 कार्ड मेरे सामने रख दिए। मैंने हर कार्ड के नीचे दस्तखत किए और अब सूरत ये हो गई कि फर्स्ट फ्लोर पर पहले से हमारे 4 कमरों के अलावा बकिया 10 कमरे भी हमारी तहवील में आ गए। उस फ्लोर पर सिर्फ एक कमरा किसी यूरोपियन ने ले रखा था। मैंने मैनेजर को कहा कि जब वो कमरा खाली हो जाए तो उसे भी मेरे नाम पर बुक कर दे। कार्डों पर दस्तखत करके मैनेजर को मैं 11वें कमरे के मुताल्लिक हिदायत दे ही रहा था कि सारे टूरिस्ट लॉबी में आ गए। उनके लीडर ने कमरे बुक करना चाहे तो उसे बताया गया कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर कमरे मुहैया हैं। लीडर ने रिसेप्शन वालों से झगड़ना शुरू कर दिया कि हमने टेलेक्स भेजी थी और ये खुसूसी हिदायत थी कि फर्स्ट फ्लोर पर कमरे बुक किए जाएं, तो फिर फर्स्ट फ्लोर के कमरे दूसरों को क्यों दिए गए। मैनेजर ने टेलेक्स निकाली और लीडर को दिखाकर कहा कि टेलेक्स के मुताबिक आप गुज़श्ता शाम मुतवक्के थे। हमने आज सुबह तक आपका इंतजार किया और अब आपकी आमद से चंद मिनट पहले ही कमरे बुक किए गए हैं। लीडर कहने लगा कि आप उन नए मेहमानों को नीचे शिफ्ट कर दें और हमें लाजिमन फर्स्ट फ्लोर पर कमरे दें। मैनेजर ने जवाब दिया कि ये कमरे मेहमानों ने नहीं बल्कि सिर्फ एक मेहमान ने बुक किए हैं जो सामने सोफे पर बैठा है। अभी तो हमने कमरों की चाबियां भी उन्हें नहीं दी हैं। मैं सामने सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। लीडर मेरे पास आया और अंग्रेजी में कहने लगा कि हम आपके बहुत मशकूर होंगे अगर फर्स्ट फ्लोर के कमरे आप हमें दे दें। उसकी अंग्रेजी और उम्र से मैंने अंदाजा लगाया कि अगर ये फौजी है तो कैप्टन के ओहदे का होगा। मैंने अंग्रेजी
तेजी में बेतकल्लुफी से कहा, कैप्टन मुझे कोई एतराज नहीं। मैंने ये कमरे भारतीय सिफारत खाने के कर्नल आनंद और मेजर बासु के कहने पर उनके मेहमानों के लिए बुक किए हैं। कर्नल आनंद से तो कई रोज से मेरा राब्ता नहीं हुआ। मेजर बासु ने आज सुबह फोन पर मुझे कहा था कि शायद आने वाले मेहमानों की टेलेक्स होटल न पहुंची हो, इसलिए मैं जाती तौर पर ये कमरे बुक करवा दूं। लीडर ने कहा, दरअसल हम कल शाम ही पहुंचने वाले थे, लेकिन हमारी बस का रेडिएटर खराब हो गया, इसलिए रात हमें रास्ते में बसर करना पड़ी और अब यहाँ पहुंचे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। हम ही कर्नल आनंद के मेहमान हैं। वो हमारे साथ ही लखनऊ कैंट से आए हैं और उन्हें सिफारत खाने छोड़कर हम सीधे यहाँ आए हैं। सारी बात तो मुझे अपने कमरे की खिड़की से इन टूरिस्टों के हेयर कट देख कर ही समझ आ चुकी थी। जो थोड़ा बहुत शक था वो लीडर की बातों से खत्म हो गया और अब तो मैं महज लुत्फ लेने के लिए बात आगे बढ़ा रहा था। मैंने कहा, पहले तुम फोन पर कर्नल आनंद या मेजर बासु को ये बता दो कि उनके दोस्त आसिफ ने उनकी हिदायत के मुताबिक कमरे बुक करवा रखे हैं। मैंने उसे भारतीय सिफारत खाने के फोन नंबर देने चाहे तो उसने बताया कि नंबर उसके पास है। वो फोन करने रिसेप्शन की तरफ गया। मैंने ऊपर देखा तो मरियम फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर की खिड़की से मुझे देख रही थी। उसने अपना हाथ जरा ऊंचा करके मुझे दिखाया कि उसमें पिस्टल था। उसने आंखों से मुझे इशारा किया। मैंने दाएं बाएं देखा तो दो चीनी दोस्त निहायत मुस्तैदी से अपने कोटों की जेबों में हाथ डाले खड़े थे। उन्होंने जेबों में हाथों की हरकत से मुझे समझा दिया कि उनके हाथों में भी रिवॉल्वर है। मैंने भी अपनी जैकेट की जेब में रखे पिस्टल से सेफ्टी को हटा लिया। 2-3 मिनट टेलीफोन पर बात करने के बाद लीडर वापस मुड़ा तो मैंने उससे पूछा, क्या बात हो गई? कमरे तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए तैयार हैं। लीडर बोला, वी डोंट नीड देम। ये कहकर उसने अपने साथियों को वापस चलने का कहा। शर्मिंदगी और खिफ़्फ़त उसके चेहरे से साफ आया थी, लेकिन उसकी आंखों से शोले भी निकल रहे थे। जब वो लॉबी से निकलने लगे तो मैंने ऊंची आवाज में कहा, प्लीज पे माई रिगार्ड्स टू आनंद एंड बासु। मेरे ये अल्फाज जलती पर तेल डालने के मुतरादिफ थे, लेकिन वो खामोशी से चले गए। बुज़दिल और डरपोक थे, वरना मैं या कोई भी जुर्रतमंद पाकिस्तानी होता तो इस बात का जवाब गोलियों से देता। इस ग्रुप के जाने के बाद मैंने अपने हिफाजती हिसार को दोबारा चेक किया। कर्नल आनंद अब रेगुलर भारतीय फौज के 10 जवानों और अफसरों की कुमक अपने हमरा लाया था और कर्नल आनंद या भारतीय सिफारत खाने के लिए मुझे हलाक करना बहुत आसान था। लेकिन वो मुझे हलाक नहीं बल्कि जिंदा गिरफ्तार करके भारत ले जाना और वहाँ मुझसे ऐसा सलूक करना चाहते थे कि मैं दुनिया के लिए इबरत का निशान बन जाऊं। मौत तो मुसीबतों से छुटकारा पाने का नाम है। मुझे 65 की पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान के 6 टैंक स्क्वाड्रन के कर्नल नजीर अहमद से भारतीयों का सलूक बार बार याद आता। ये टैंक स्क्वाड्रन अपनी इन्फेंट्री से कटकर खेतों के बीचों बीच आगे बढ़ता रहा और जब सड़क पर पहुंचा तो संगे मील से मालूम हुआ कि अमृतसर सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। इस स्क्वाड्रन के पास ना तो फालतू पेट्रोल था और ना ही उनका सप्लाई लाइन से राब्ता कायम हो सका। लामहाला भारतीय फौज ने उन्हें नरगे में ले लिया। स्क्वाड्रन के बहुत से जवान तो खेतों में छुपते छुपाते वापस भागे और अपनी फौज से जा मिले। कर्नल नजीर को कई टैंकों और जवानों के साथ भारतीय फौज ने गिरफ्तार कर लिया और उसे दिल्ली ले जाकर उसी के टैंकों के ऊपर रस्सियों से बांधकर सारी दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया। भारतीयों ने मेरे साथ तो इससे भी कई गुना बदतर सलूक करना था और शहर शहर मेरी जिल्लत और रुसवाई करनी थी। इसलिए कर्नल आनंद भारतीय सेना के 10 आदमियों को अन्नपूर्णा होटल में ठहराना चाहता था कि मौका मिलते ही मुझे जिंदा काबू करके भारत पहुंचाया जाए। इत्तेफाकन मैं उसकी चाल समझ गया था और इसीलिए मैंने आने वाले ग्रुप के कैप्टन से कहा था कि टेलीफोन पर कर्नल आनंद या बासु को मेरे मुतालिक बता दे। अब उनका होटल में रहना बेसूद था, लिहाजा वो यकीनन भारतीय सिफारत खाने चले गए थे। मरियम भी इस सूरत हाल से बखूबी वाकिफ थी। हमने फैसला किया था कि कुछ अरसे के लिए बाहर निकलना बिल्कुल बंद किया जाए और होटल में ही कलाबंद होकर रहा जाए। जब ये फैसला हो गया तो हम चीनी दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट गए। मरियम ने खाना पकाने के कुछ बर्तन, मसाले और खानों की कच्ची अशिया से भरा हुआ डीप फ्रीजर चीनी दोस्तों से उठवा कर गाड़ी की छत पर रखवाया और अन्नपूर्णा होटल ले आए। होटल इंतजामिया ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया और डीप फ्रीजर स्टोर में रखवा कर अपने वसी किचन के 2 चूल्हे हमें दे दिए और मरियम की वालिदा ने अपने रेस्टोरेंट के 2 खानसामाओं की मदद से चाइनीज खाने तैयार करना शुरू कर दिए। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। इस दौरान मुझे मरियम के साथ ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिला और उसकी मुझसे अब तक छुपी हुई खूबियां भी जाहिर हो गई थी। वो वादे की अजहद पाबंद, किसी हाल में भी झूठ न बोलने वाली, इंतहाई वफाशार और अपने मर्द को खुद पर फौकियत देने वाली निडर और जुर्रतमंद औरत थी। कुर्बानी और खिदमत का जज्बा उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। मध्यम आवाज में गुफ्तगू करके वो अपनी निस्वानियत का इजहार करती। मेरी किसी बात पर भी वो सिर्फ मशवरा देती और अपनी बात मनवाने के लिए बहस या जिद न करती। इतने कलील वक्त में ही वो मेरी जबान से ही नहीं बल्कि मेरी आंखों और चेहरे के उतार चढ़ाव से मेरे दिल का हाल समझने लगी थी। आइंदा हम जिंदगी के प्रोग्राम बनाते रहे, लेकिन तकदीर हमारे मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाबों और तदबीरों पर खंदा थी
और आखिरकार 18 मई का वो मनहूस दिन आ गया। सुबह ही रेस्टोरेंट के चौकीदार ने आकर बताया कि वो ट्रक जिसमें रेस्टोरेंट के लिए ताज़ा झींगों का कंटेनर लदा हुआ था, खटमंडू से 70-80 किलोमीटर के फासले पर एक्सल टूट जाने की वजह से रुका हुआ है और झींगों को ताज़ा रखने के लिए बर्फ पानी बनकर कंटेनर से बह रही है। मरियम ने कहा कि अगर सारी बर्फ पिघल गई तो झींगे खराब हो जाएंगे। उसने मुझसे खराब ट्रक तक जाने और कंटेनर लाने की इजाजत मांगी। मैंने कोई हर्ज न समझते हुए उसे इजाजत दे दी और उसकी हिफाजत के लिए 2 चीनी दोस्त और 4 गुरखे अपनी वैन में हमरा भेज दिए। झींगों के कंटेनर के लिए मैंने होटल की पिकअप भी किराए पर ले ली। मरियम के साथ उसकी वालिदा भी उसकी गाड़ी में बैठ गई थी। ये तीनों गाड़ियां तकरीबन 10 बजे रवाना हुई और मेरे अंदाजे के मुताबिक उन्हें दोपहर 3 बजे तक वापस आना चाहिए था। उस रोज सुबह से ही मेरा दिल बिला वजह बेचैन था। दिल पर अनजान सा बोझ था। 3 बजे तक जब गाड़ियां वापस ना आई तो मेरी बेचैनी बढ़ गई। मैं बार बार कमरे की खिड़की में से बाहर झांकता और मायूस पलट आता। यूं ही 4 बज गए। मुझ में अब इंतजार की मजीद ताब न थी। मैंने रिक्शा लिया और शेर पंजाब रेस्टोरेंट जाकर हरनाम सिंह से उसकी गाड़ी ली और उस सड़क पर तेजी से चल दिया जिधर मरियम गई थी। खटमंडू चूंकि ऊंचे पहाड़ों में घिरी वादी में वाक़ है, इसलिए सूरज 10 बजे दिखाई देता है और 4:30 बजे तक नजरों से ओझल हो जाता है। जल्द ही सड़क वादी से निकलकर पहाड़ी सिलसिले तक पहुंच गई और चढ़ाई शुरू हो गई। जगह जगह तंग और खतरनाक मोड़ थे। मैं पूरा एक्सेलरेटर दबाए अंधाधुंध गाड़ी चला रहा था। एक मोड़ के बाद मुझे अगले मोड़ के करीब अपनी वैन और पिकअप खड़ी नजर आई, लेकिन मरियम की गाड़ी वहां न थी। खदशात ने यकदम सर उभारा। मैं उन गाड़ियों तक पहुंचा। चंद लोग सड़क के किनारे खड़े एक गहरी खाई में झांक रहे थे। मैंने देखा तो मरियम की गाड़ी सैकड़ों फुट गहराई में उलट पड़ी थी। मुझे किसी से पूछने की जरूरत महसूस न हुई, सब समझ आ चुका था। मैं खाई में उतरा और दौड़ता फलांगता गिरता पड़ता गाड़ी तक पहुंचा। चीनी दोस्त और 4 गुरखे गाड़ी को सीधा करने की कोशिश कर रहे थे। चीनियों ने मुझे देखा तो सर झुका लिए। गाड़ी के अंदर मरियम और उसकी वालिदा के बेजान जिस्म पड़े थे। गाड़ी का स्टीयरिंग मरियम के सीने में धंसने से उसका खून बहकर उसके लिबास से होता हुआ उसके चेहरे पर फैल चुका था। यही हालत उसकी वालिदा की थी। मेरा दिमाग बिल्कुल मुअत्तल हो चुका था। ना तो मेरे मुंह से कोई लफ्ज निकलता था और ना ही आंखों से आंसू। बस एक ही धुन थी कि मरियम को इस मौत के पिंजरे से बाहर निकालूं। मैंने जेब से नोटों की गड्डी निकाली। मुझे ये भी पता नहीं था कि ये 10 के नोट थे या 100 के। मैंने एक गुरखे चौकीदार को गड्डी दी और उसे इशारे से कहा कि ऊपर सड़क पर खड़े लोगों को बुलाओ। गुरखे ने बुलंद आवाज से ऊपर वालों को पुकारा और गड्डी दिखाई। ऊपर खड़े 5-6 आदमी भागते हुए नीचे आए और सबने मिलकर गाड़ी को सीधा किया। गाड़ी के दरवाजे, छत और आगे पीछे की बॉडी पिचक गई थी। सड़क से यहाँ तक पहुँचते हुए गाड़ी नामालूम कितनी बार उल्टी और सीधी हुई होगी। बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने दरवाजा खोला। मैंने बड़ी आहिस्तगी से मरियम के बेजान जिस्म को बाहर निकाला। उसका जिस्म मेरे हाथों पर था और सारे चेहरे पर खून जमा हुआ था। इसी तरह हाथों में उसे उठाए मैं आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई चढ़ता गया। सड़क पर आकर मैंने मरियम को गाड़ी की पिछली सीट पर लेटा दिया। मेरे दोनों हाथ, चेहरा और लिबास मरियम के खून से सुर्ख हो रहे थे। मुझे उस वक्त किसी और का ख्याल था न परवाह। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और उसी तेजी से चलाता कश्मीरी मस्जिद के सामने फसीह के घर के कंपाउंड में आ गया। कंपाउंड में बच्चे खेल रहे थे। मैं गाड़ी से उतरा। खून से लिथड़े मेरे चेहरे और हाथों को देखकर बच्चे खौफ से चीखते हुए घर की तरफ भागे। गुरखा चौकीदार भी बच्चों की चीखें सुनकर मेरी तरफ आया, लेकिन मेरा हुलिया देखकर दूर ही रुक गया और अपनी खुखड़ी निकाल ली। मेरी कैफियत ऐसी थी कि खुखड़ी तो रही एक तरफ, दुनिया का मोहलक तरीन हथियार भी अब मुझे मेरे इरादे से नहीं रोक सकता था। मैंने बरामदे में लगी कॉल बेल मुसलसल बजानी शुरू की और बटन से हाथ उस वक्त तक न हटाया जब तक फसी बाहर ना गया। मेरा हुलिया देखकर वो चौंक उठा। वो समझा कि मैं जख्मी हूँ। कहने लगा कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। ये कहकर वो पलटा तो मैंने उसके बाजू को जोर से पकड़ा और कहा, फसी साहब, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं। मेरी हकीकत और असलियत को आप यकीनन जानते हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबत और तकलीफ को मैंने हंसते हुए और हिम्मत से झेला है। मैंने कभी भी किसी से रहम की भीख नहीं मांगी, लेकिन आज आपके सामने एक बेजारो मददगार और लावारिस शख्स खड़ा है। मैं एक जिंदा लाश हूँ जिसकी रूह एक बेजान जिस्म की सूरत में गाड़ी के अंदर पड़ी है और आपसे ये जिंदा लाश मदद की भीख मांगती है। मुझे मायूस न कीजिएगा। फसी आंखें फाड़े मेरी बातें सुन रहा था। मैंने कहा, फसी साहब, मरियम मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो चुकी है। आपके सिवा मुझे कोई दिखाई नहीं देता जो मुझ लावारिस की मदद करे और लावारिस मरियम के कफन दफन का अभी इंतजाम करे। मैं आज और जल्द अज जल्द उसके जख्मों से चूर जिस्म को उसकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचाना चाहता हूँ। फसी ने चिंगवा रेस्टोरेंट, मरियम और उसके साथ मेरे कुर्ब के मुतालिक यकीनन बहुत कुछ सुन रखा होगा, क्योंकि तकरीबन सभी महाजरों को
इस बात का इल्म था और फसी के यहाँ उनका अक्सर आना जाना रहता था। फसी ने मुझसे सिर्फ ये पूछा कि ये कैसे हुआ। मैंने जवाब दिया, कार एक्सीडेंट। फसी चंद लम्हे खामोश रहा और फिर बोला, अब ये सब मेरी जिम्मेदारी है, मैं फौरी सभी इंतजामात करता हूँ। ये कहकर वो घर के अंदर मस्तूरात को बताने और मरियम के सफर आखिरत का इंतजाम करने का कहने चला गया। मैं गाड़ी की जानिब आया और मरियम का सर अपनी गोद में रख कर नामालूम क्या कुछ कहता रहा। क्या क्या सवाल मैंने उससे न किए, लेकिन मेरे आंखों के इशारे समझने वाली और घंटों मुझसे बातें करने वाली मरियम अब न तो आंखें खोल रही थी और न ही मेरे किसी सवाल का जवाब देती थी। आज सिर्फ यकतरफा गुफ्तगू हो रही थी। मैंने उसके चेहरे से खून साफ करना चाहा तो यूं महसूस हुआ जैसे वो कह रही हो, ये खून साफ न करो, इस खून के साथ कान लगाकर सुनो, हर बूंद से तुम्हारा ही नाम निकल रहा है। मैं इसी कैफियत में न जाने कितनी देर मरियम से बातें करता रहा कि फसी की आवाज ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। कई औरतें एक चारपाई और बिस्तर लिए खड़ी थीं। मैंने मरियम के जिस्म को उठाया और बड़ी एहतियात से बिस्तर पर लेटा दिया। उसके जख्म अभी ताजा थे और जरा सी बेहतियाती से उनमें दर्द उठ सकता था। मैंने उसके माथे पर आखिरी बोसा दिया। फसी ने खींचकर अलहदा किया और कहा कि जब तक मैयत को गुस्ल दिया जाए और नमाज जनाजा होगी तब तक कब्रिस्तान में कब्र भी तैयार हो जाएगी। उसने मुझे अपने कपड़े लाकर दिए और कहा कि गुस्ल करके ये कपड़े पहन लो ताकि नमाज जनाजा में शिरकत कर सको। आज 23 साल के बाद ये हादसा लिखते हुए मेरे जख्म फिर से ताजा हो चुके हैं और मेरी इस कैफियत का साहिब दिल ही एहसास कर सकते हैं। रात 10:30 बजे 2 पेट्रोमैक्स गैसों की रोशनी में हम 10-12 आदमी मरियम को उसकी आखिरी आराम गाह में सुपुर्द खाक करके वापस लौटे। लावारिसों के जनाजे ऐसे ही होते हैं। वापसी पर फसी के बेहद इसरार पर मैंने चाय का एक कप पिया और वापस होटल आ गया तो मालूम हुआ कि चीनी दोस्त मरियम की वालिदा की मैयत को लेकर सीधे चिंगवा रेस्टोरेंट गए थे और उन्होंने ही मरियम के वालिद को इस हादसे की खबर दी। मरियम का वालिद भी अपने घर चला गया था। दूसरे रोज मरियम की वालिदा को भी मरियम के पहलू में दफन कर दिया गया। मुझे बार बार एक ही ख्याल आता था कि मरियम कार के हादसे में हलाक नहीं हुई बल्कि उसे जहर के इंजेक्शनों से हलाक किया गया है और उसे ये इंजेक्शन देने में हर उस मजाज अथॉरिटी का हाथ था जो खटमंडू में मेरे कयाम को बिला वजह तवील से तवील तर कर रहे थे। कभी मेरा दिल ये कहता कि शादी के बाद शायद मरियम का रवैया मुझसे बदल जाता या उसके लिए मेरे जज्बात और मोहब्बत में वो शिद्दत न रहती जो अब थी और कुदरत ये चाहती थी कि हम दोनों उस वक्त एक दूसरे से जुदा हों जब हम दोनों को एक दूसरे से कोई शिकवा शिकायत न हो और जब हमारी मोहब्बत और जज्बात की शिद्दत इंतहा पर हो। मरियम तो चंद लम्हों की तकलीफ सहकर हमेशा के लिए आराम की नींद सो गई थी, लेकिन मैं उस अंधे कुएं में दोबारा गिरने के खौफ से ही लर्जा रहने लगा जिससे पाकिस्तान में निकलकर और भारत में जान जोखम में डालने को मैंने तरजीह दी थी। इस मामले में कुदरत वाकई उस पर मेहरबान थी। 20 मई को मरियम के वालिद के घर में दोनों माँ बेटी के कुल हुए जिसमें महाजरों की खासी बड़ी तादाद के अलावा फसी के घराने के सभी मर्द शरीक थे। सब मुझसे और मरियम के वालिद से ताज़ियत कर रहे थे और हम दोनों एक दूसरे को खोई खोई नजरों से देखते और तसल्ली देते। मैंने चीनी दोस्तों और गुरखे पहरेदारों से हादसे की तफसीलात पूछी। चीनी दोस्तों ने मरियम के वालिद के जरिए और गुरखों ने अपनी टूटी फूटी हिंदी में बताया कि वापसी पर सबसे आगे वैन में वो, उनके पीछे मरियम की गाड़ी और सबसे पीछे होटल की पिकअप थी और वो खतरनाक मोड़ काटते हुए मरियम स्टीयरिंग पर शायद काबू न रख सकी और गाड़ी लुढ़कती हुई खड्ड में जा गिरी। मेरे कुरेद कुरेद कर पूछने पर भी उन्होंने किसी तखरीबकारी या दुश्मन के हमले को खारिज अज़ इम्कान करार दिया। जाए हादसा पर मैंने 2 बार जाकर हादसे का शिकार गाड़ी का तफसीली मुआयना किया। चारों टायर सही सलामत थे। विंडशील्ड और गाड़ी के सारे शीशे कुछ सलामत और कुछ टूटे हुए थे, लेकिन गोली का निशान किसी शीशे पर न था। ब्रेक्स भी दुरुस्त हालत में थी। अगर मुझे जरा सा भी सबूत मिल जाता कि इस हादसे में दुश्मन का हाथ है तो मैं भारतीय सिफारत खाने और उसके सारे अमले का नामो निशान तक मिटा देता। हादसे में किसी के मुलव्विस न होने का यह भी सबूत था कि मरियम के रवाना होते वक्त किसी को भी इल्म न था कि गाड़ियों में कौन थे और कहां जा रहे थे। झींगों के ट्रक का एक्सल वाकई टूट गया था। हादसे के वाकयात में कहीं भी ऐसा झोल न था जिससे ये हादसा दुश्मन की साजिश दिखाई देता। हरनाम सिंह को दूसरे रोज पता चला तो वो मेरे होटल आकर मुझसे गले लगकर देर तक चीख चीख कर रोता रहा। मेरी मायूसी और दुख इंतहा को पहुंच चुका था। रेस्टोरेंट का सारा सामान वापस भेजकर मैंने सारे गुरखा चौकीदारों को रुखसत कर दिया। हरनाम सिंह के भतीजे भी मेरे मजबूर करने पर वापस चले गए। मैंने चीनी दोस्तों को भी वापस भेजना चाहा तो वो मरियम के वालिद
والد کو ले आए और कहा कि वो वापस जाने के लिए मेरे हुक्म या मर्जी के पाबंद नहीं। उन्हें ये हुक्म दिया गया है कि जब तक मैं खटमंडू में रहूं वो मेरी हिफाजत करें। मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और सिवाय मोहसिन और चीनी दोस्तों के किसी से भी मिलने से इनकार कर देता। मैंने होटल के फर्स्ट फ्लोर पर बुक किए हुए कमरे भी हादसे के तीसरे रोज कैंसिल करवा दिए थे। दिल घबराने पर मैं अचानक ही कमरे से बाहर निकलता और चीनी दोस्तों के बगैर ही गाड़ी लेकर जाए हादसा पर चला जाता या बहुत से फूल लेकर मरियम की कब्र पर जाके घंटों बैठा रहता। आज मैं अपनी उन दिनों की हालत का तज्जिया करता हूँ तो महसूस होता है कि बम्बई में मेरी अपनी जिंदगी से मोहब्बत की वजह DMI की हिरासत से फरार में कामयाबी थी। उस वक्त मेरी जिंदगी का हर हर लम्हा मेरी कामयाबी और DMI की शिकस्त का मजहर था। खटमंडू में मेरी जिंदा रहने की ख्वाहिश को मरियम ने कई गुना बढ़ा दिया था और उसके इंतकाल ने मेरी इस ख्वाहिश को यूं खत्म कर दिया जैसे एयर पॉकेट में आकर जहाज यकदम हजारों फुट नीचे चला जाता है और बाज़ औक़ात गिरते हुए पत्थर की तरह जमीन से टकरा जाता है। मेरी इस हालत की खबर चीनी दोस्तों ने मरियम के वालिद को दी तो उसने मेरे होटल आकर मुझे कुरान पाक दिया और कहा कि ज्यादा से ज्यादा वक्त तिलावत करूं और उसका सवाब मरियम को बख्शूं। मैंने तिलावत शुरू कर दी और मेरे दिल का बोझ कम होने लगा। मुझे सुकून मिलता गया और तिलावत का वक्त बढ़ता गया। ये सच्चा कलाम वाकई हर दुख और मुसीबत को दूर करने की पूरी कुदरत रखता है। सामईन कराम, मेरा और मरियम का जज्बाती रिश्ता हमारा जाती मामला था। मैंने अपनी जाती उलझनों को बयान करने से हत्तुल इम्कान गुरेज किया है, लेकिन इस वाक़े को तफसीलन बयान करने की वजह यह है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी शख्स किसी आला से आला नजरिए और बुलंद तरीन मकासद के हुसूल के लिए अगर अपनी जिंदगी वक्फ कर दे और अपनी जान भी दाव पर लगा दे, फिर भी उसकी जाती जिंदगी और फितरी कमजोरियां उसके दिलो दिमाग के किसी गोशे में जरूर मौजूद रहती हैं। आला नजरिए और बुलंद मकासद के हुसूल की ख्वाहिश इन फितरी कमजोरियों को वक्ती तौर पर तो दबा देती है, लेकिन फना नहीं कर सकती। मेरी आप बीती पर ही एक नजर डालें। मैंने अपने वतन की खातिर और 1971 की जंग में हजीमत का बदला लेने की ख्वाहिश में दिल्ली, गोरखपुर, बम्बई और खटमंडू में खून की होली खेली और दुश्मन को इतना जानी और माली नुकसान पहुंचाया जिसकी तलाफी वो मुद्दतों न कर सका। मेरे पेश नजर सिर्फ पाकिस्तान का दुश्मन भारत और अजली मक्कार और चालाक भारतीय हिंदू था, जिसने हमारे नाजुक वक्त में अच्छे हमसाए की तरह हमारी मदद करने की बजाय मौका गनीमत जानते हुए हम पर कारी वार किया था। लेकिन जब मुझे जाती सदमा सहना पड़ा तो दुख और दर्द की शिद्दत का अंदाजा हुआ। अपने वतन के दुश्मनों के लिए दहशत और मौत बनने वाले शख्स का दिल कांच से भी ज्यादा नाजुक था, जो ठोकर लगने से टूटकर हजारों जर्रों में बिखर गया। लेकिन आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है? एक खुदा, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक कुरान के मानने वाले पाकिस्तानी मुसलमान एक दूसरे का बेदरीग खून बहा रहे हैं। क्या ये खून बहाने से पाकिस्तान के दुश्मन कम हो रहे हैं? हर रोज बेगुनाह मासूम बच्चों, ज़ईफ बूढ़ों और भरपूर जवानों की लाशें उठाई जा रही हैं। मैंने तो दुश्मन मुल्क में हिंदू शहरियों की भी जान लेने से हमेशा एहतराज किया, लेकिन आज अपने मुल्क में दरिंदगी की जो लहर उठी है उससे कोई भी शहरी महफूज नहीं। सुबाइयत, लिसानियत और मसलक की आड़ लेकर हमारा अजली दुश्मन भारत के हम महज ऐसी कठपुतलियां बनकर रह गए हैं जिनकी तारें भारत के हाथ में हैं। 1965 की जंग में एक नुक्ते पर जमा हो जाने वाली कौम आज बेशुमार मसनूई दायरों में महसूर होकर रह गई है। दुनिया भर के लिए हम एक तमाशा बन गए हैं। पाकिस्तानियों के लिए आज पाकिस्तान की मसाजिद, इमाम बारगाहें, स्कूल, सड़कें, घर, गर्जे के हर जगह गैर महफूज हो चुकी है। भारत भी यही चाहता है और अपने इस मकसद में वो खासा कामयाब भी हो चुका है। बदकिमाश लीडरों और साजिशी सियासतदानों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आज हम अपने वतन की सालमियत को भी पसे पुष्ट डाल चुके हैं और उस हकीकत को भी फरामोश कर चुके हैं कि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान ही न रहा तो फिर ना तो हमारा कोई वतन होगा और ना ही शनाख्त। और ये सूबाई, लिसानी और मजहबी मसलकों के झगड़े धरे के धरे रह जाएंगे। खुदारा होश के नाखुन लीजिए और अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करें। कुरान हकीम फुरकान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जिसने किसी का खून नाहक किया उसने गोया पूरी इंसानियत का कत्ल किया। इस्लाम और कलाम इलाही की सच्चाई को मानने वाले भी आखिरकार इसकी सदाकत के मुतरिफ हो गए। हिरोशिमा पर एटम बम फेंकने वाला अमरीकी पायलट इस बम की हलाकत खेजी और तबाहकारी का पढ़कर अपने होशो हवास खो बैठा था। उसका नाम गालिबन रॉबर्ट था। पागल खाने में वो एक ही फिक्रा दोहराता रहता, One who kills a man kills the whole world. Don't know how many worlds I have killed.
और रॉबर्ट का ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है। हलाक तो एक शख्स होता है लेकिन उसके बच्चे यतीम हो जाते हैं, ज़ईफ माँ बाप बेसहारा रह जाते हैं, बीवी बेवा हो जाती है और बहनों का सहारा छिन जाता है। हलाक तो एक इंसान होता है लेकिन एक दुनिया खत्म हो जाती है। पाकिस्तानी मुसलमानों का खून बहाने वाले पाकिस्तानी मुसलमान, जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो, तुमने कितनी दुनियाएं खत्म की हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।